हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक कॉम्बो ऑफर चलाया गया है यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट दोनों ही यहाँ पर साथ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कम प्राइस में। बिहार पीजीटी एंड स्टेट के एग्जाम के लिए इसकी परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ गया है। आप सभी ने बहुत से बच्चों ने कहा था प्रैक्टिस सेट लाने को, तो ये आ चुका है। एंड बिहार पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चाहे वो स्टेट की परीक्षा हो या पीजीटी दोनों के लिए ही यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चलाया गया है जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए अब यहाँ पर पुस्तक है रीडिंग कैपिटल। रीडिंग कैपिटल किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रीडिंग कैपिटल किसकी है? रीडिंग कैपिटल लुइस अल्थ्यूजर की है। लुइस अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी हैं, ठीक है। लुइस अल्थ्यूजर अति निर्धारणवादी हैं। ये बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। ऑगबन की अगर हम बात करें तो ऑगबन किस में आते हैं? सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली एंड महुआ पुस्तक लिखी है AR देसाई, IP देसाई, KM कपाड़िया, BR चौहान। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये पुस्तक किसकी है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? IP देसाई की, ठीक है। IP देसाई की ये पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1956 में आती है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बुक्स इनकी पूछी जाती है। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए समाज के बारे में दिया गया है। जोखिम भरा समाज, भगोड़ा समाज, तार्किक और नागरिक समाज। देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। जोखिम भरे समाज की बात करें, रिस्क सोसाइटी की बात किसने की थी? उल्रिच बेक ने की थी। भगौड़े समाज की बात करें तो आधुनिक समाज को भगौड़ा समाज किसके द्वारा कहा गया था? गिडेंस के द्वारा कहा गया था। एंड तार्किक समाज की बात करें तो ये मैक्स वेबर करते हैं। और इसके अलावा नागरिक समाज की बात हेगल ने की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अपराध के मैक्रो समाजशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उपसंस्कृति सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। अपराध शास्त्र के जनक कौन है और आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है? अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो हैं। और आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है? सदरलैंड, ठीक है। लोम्ब्रोसो क्या कहते हैं? व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, ठीक है। अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। ये किसका कहना है? लोम्ब्रोसो का कहना है। सदरलैंड क्या कहते हैं?
इस बात का खंडन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं लोम्ब्रोसो की, और कहते हैं व्यक्ति अपराधी जनजात नहीं होते हैं, बल्कि अपराध संगति व सीख का परिणाम है। संगति व सीख का परिणाम है। अपराध क्या है? संगति व सीख का परिणाम है, ये सदरलैंड का कहना था। यहाँ पर ऑप्शन डी विकल्प सभी, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रबुद्ध जाति की अवधारणा किसने दी? के एम कपाड़िया, एम एस श्रीनिवास, जे एस घुरिये, ए आर देसाई। यहाँ पर ऑप्शन है। प्रबुद्ध जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? प्रबुद्ध जाति के निर्धारण के अगर हम कहें आधार या हम कहें लक्षण, तीन मुख्य इन्होंने बताए थे श्रीनिवास ने। एक तो बताया था जनसंख्यात्मक शक्ति, यानी कि वे जनसंख्या में जाति के, उस जाति के लोग जनसंख्या में ज्यादा होने चाहिए, जनसंख्यात्मक शक्ति की बात की है उन्होंने। दूसरा आर्थिक शक्ति से तात्पर्य इनका भूमि क्षेत्र से था, भूभाग कितना है उसके पास। और तीसरा है राजनीतिक शक्ति, जिसमें उन्होंने उस जाति के प्रभुत्व डोमिनेंट की बात की है। तीन ये मुख्य लक्षण बताए थे जिसके आधार पर हम किसी जाति को हम प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट या हम कहें प्रभु जाति कह सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम एन श्रीनिवास का है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, एम एन श्रीनिवास यहाँ पर सही है। प्रश्न है किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फोल्सम, मावरर, इलियट एंड मैरल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए, तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है? तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, प्रमुख कारण है, किसने कहा? इलियट एंड मैरल ने कहा है। ठीक है, इलियट एंड मैरल ने कहा है। एंड इलियट एंड मैरल की अगर हम बात करें तो इन्होंने तनाव के दो प्रकार बताए हैं, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। प्राथमिक और द्वितीयक तनाव की बात किसने की है? इलियट एंड मैरल ने की है। प्राथमिक तनाव की बात करें तो पति पत्नी के वैचारिक मतभेद से जो उत्पन्न होता है, पति पत्नी के वैचारिक मतभेद, ठीक है, वैचारिक जो मतभेद है उससे जो उत्पन्न होता है तनाव, उसकी बात करते हैं। और द्वितीयक तनाव की बात करें तो आर्थिक, ठीक है, आर्थिक कारणों से जो उत्पन्न होता है तनाव, उसको ये द्वितीयक तनाव कहते हैं। मावरर की बात करें, ठीक है, मावरर की बात करें तो इन्होंने वैयक्तिक विघटन के दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, वैयक्तिक विघटन के इन्होंने दो प्रकार बताए हैं। पहले अगर हम बात करें तो पहला है ये सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन है। और दूसरा है व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। ठीक है, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन है, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन है। ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको यहाँ पर बताया जाता है फैक्ट्स, इसके नोट्स बना लिया करिए, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वैयक्तिक विघटन के दो प्रकार, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन किसने बताए हैं? मावरर ने बताए हैं। और इलियट एंड मैरल ने तनाव प्राथमिक और द्वितीयक तनाव की बात की है। अब यहाँ पर देखिए, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी सही होगा। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में इनमें से कौन सा तत्व निहित है? बताइए। यहाँ पर ये सभी होंगे। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्ति, ये सभी होंगे। और सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन थे? एल्फ्रेड शुट्ज़े। ठीक है, सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक एल्फ्रेड शुट्ज़े, और इन्होंने, एल्फ्रेड शुट्ज़ ने ही इन तीन तत्वों की बात की है और ये प्रघटना शास्त्र की आधारशिला है। ठीक है, ये तीन तत्व प्रघटना शास्त्र की आधारशिला है। ये किसने कहा था? एल्फ्रेड शुट्ज़ ने कहा था। प्रश्न है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? यहां पर क्या हो जाएगा? संतानोत्पत्ति और पालन पोषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा।
देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा से। अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह होगा शाली विवाह, ठीक है। यहां पर होगा अपने मृत भाई की विधवा से, ठीक है, ठीक है। जब मृत पति की भाई से जब उस विधवा स्त्री का विवाह होता है तो ऐसे विवाह की ये जो प्रथा है ये लेविरेट प्रथा के नाम से जानी जाती है। और अगर ये जिसके भाई के साथ विवाह हो रहा है, अगर ये बड़ा भाई है, मृत पति का बड़ा भाई के साथ विवाह हो रहा है तो ऐसा विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर मृत पति के छोटे भाई के साथ उस विधवा स्त्री का विवाह हो रहा है तो ऐसे विवाह को हम देवर विवाह कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या था। श्रम की समस्याओं का समाधान, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है। और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था, तो यह 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में शुरू होता है। और यहां पर ऑप्शन डी निर्धनता उन्मूलन होगा, विकल्प डी यहां पर सही होगा। भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई, ये कॉमन प्रश्न है। यहां पर 1952 होगा, 2 अक्टूबर 1952 में। प्रश्न है सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शंस में है प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, असंरक्षित साक्षात्कार। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। यहां पर प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हांकित इनमें से किसके द्वारा किया गया। या हम कहें मानव समाज के विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात किसने की। ऑप्शंस में ए.एल. क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन यहां पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, यहाँ पर एल.एच. मॉर्गन होगा, ठीक है, एल.एच. मॉर्गन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और एल.एच. मॉर्गन ने परिवार के विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। परिवार के विकास की 5 अवस्था इन्होंने बताई थी मॉर्गन ने। पहला जो परिवार है ये समरक्त परिवार है। पहला परिवार क्या है, समरक्त परिवार है, ठीक है। दूसरा परिवार है यहाँ पर समूह परिवार, समूह परिवार की बात इन्होंने की है। तीसरा परिवार हो जाएगा यहाँ पर युगल परिवार। चौथा परिवार यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। और आखिरी में एक विवाहीय परिवार की बात की है, ठीक है, एक विवाहीय परिवार। ये 5 प्रकार बताए हैं, या हम कह परिवार के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सही क्रम में इसे याद करिएगा, सही क्रम में लगाने को आता है। प्रश्न है निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है। लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत लघु परंपरा का अंग नहीं है। कौन सा होगा, रामायण, ठीक है। रामायण किस में आएगा, वृहत परंपरा में आएगा।
शास्त्रों में इसका वर्णन है यहाँ पर। और ये लघु परंपरा और बृहद परंपरा, लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफिल्ड ने दिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित करना है। प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन के लक्षण नहीं है, ये बताना है। इनमें से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है? व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन होगा। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किया जाने वाला समान अपराध बाल अपराध माना जाता है? आयु पूछी जा रही है। यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया? प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, यह हेबरमास के द्वारा कहा गया था। ये सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर डी है सही। प्रश्न है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक संरचनावाद की गिडेंस है। यहाँ पर देखिए, गिडेंस ने संरचनाकरण की बात की है। संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? गिडेंस ने। बोर्दियो ने सांस्कृतिक संरचनावाद की बात की है। और बोर्दियो पूंजी यानी कि संपत्ति के 4 प्रकार बताते हैं। ठीक है, पूंजी यानी कि संपत्ति के ये 4 प्रकार बताते हैं। पहली तो है आर्थिक पूंजी। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? आर्थिक पूंजी हो जाएगी। दूसरी की अगर हम बात करें तो सामाजिक पूंजी है। दूसरी क्या हो जाएगी? सामाजिक पूंजी है। तीसरी हो जाएगी सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगी। चौथी यहाँ पर हो जाएगी प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, चौथी क्या होगी? यहाँ पर प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगी। तो ये पूंजी या संपत्ति के जो 4 प्रकार हैं ये बोर्दियो ने बताए हैं। प्रश्न है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है। ऑप्शंस है, ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर ग्रामीण गरीबी का विस्तार होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया? हेबरमास, अल्थ्यूजर, ग्रामसी, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हेबरमास होगा। ठीक है, हेबरमास होगा। अल्थ्यूजर किस में आते हैं? अति निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, अति निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है। नव मार्क्सवादी है ये, नव मार्क्सवादी। ग्रामसी की बात करें तो इन्होंने वर्चस्व की अवधारणा दी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न है, एमिल दुर्खाइम ने अपने कार्य डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कबीले आधारित समाजों की व्याख्या निम्न के माध्यम से की। यांत्रिक एकजुटता, विसंगति, जैविक एकजुटता, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया। यहाँ पर विकल्प है सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यांत्रिक एकजुटता होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 2 तरह की एकता की इन्होंने बात की थी, यांत्रिक और साविवी एकता। और अगर हम दुर्खीम की बात करें तो ये आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एमिल दुर्खाइम भी आते हैं। और एमिल दुर्खाइम कॉम्ट के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, कॉम्ट के उत्तराधिकारी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्ट के उत्तराधिकारी कौन है? तो एमिल दुर्खाइम है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर, देरिदा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है?
यहाँ पर पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम सामाजिक व्यवस्था, इन्होंने 3 तरह की व्यवस्थाओं की बात की थी, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, व्यक्तित्व व्यवस्था है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा भी दी है, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा भी दी है, संस्थाकरण की अवधारणा इन्होंने दी है पार्सन्स ने। प्रतिमान चर की भी बात की है, ठीक है, प्रतिमान चर की भी बात की है। प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा और द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा भी इन्होंने दी है। संस्थाकरण के साथ साथ इन्होंने द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा दी थी, ठीक है, संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था, शायद इसका क्लियर नहीं याद आ रहा है, मगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके हैं, ठीक है, पार्सन्स के। चलिए आगे चलते हैं। बस आज की क्लास में, अच्छा ठीक है, इतना ही करते हैं, बाद के प्रश्न आगे वाली क्लास में देख लिया जाएगा। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।